हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? ए डीएनए, बी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, सी जीन या डी हरित लवक। तो स्टूडेंट्स जान लीजिए कि जो कोशिका में जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये इसी वजह से जो है आनुवंशिक पदार्थों की वजह से ही जो कोशिका में पाए जाते हैं गुण जो हैं वो पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ए मेंडल को, बी डार्विन को, सी अरस्तु को, डी हेल्डेन को। तो जो यहाँ पे फादर है जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी का, वो मेंडल को माना जाता है, क्योंकि मेंडल ने इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किए हैं और वो प्रयोग काफ़ी सफल रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर जोड़े पूछा गया है। वैसे तो जो गुणसूत्र हैं जो मानव में पाए जाते हैं वो 46 होते हैं, परंतु जब हम जोड़ों की बात करेंगे तो वहाँ पर 23 हो जाएंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं 26, 26, 14, 14, 23, 23, 18, 18। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हुआ वो सी 23 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? अभी आपको बताया गया कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो उसने जो है कुछ रिसर्च की थी, कुछ स्टडी की थी। वो स्टडी उन्होंने कुछ पौधों को लेकर की थी। वो पौधे कौन से थे? ए मटर के, बी चना के, सी सेम के, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर ये सब स्टडी किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या था? जो मेंडल ने जो रिसर्च की, स्टडी की जो मटर के पौधों के ऊपर, तो जब उन्होंने एकल संकर क्रॉस करवाया यानी कि उन्होंने कुछ लंबे पौधे लिए और कुछ नाटे पौधे लिए और उनका संकर करवा कर जो नया पौधा बना, वो उनका अनुपात क्या था? वो सारे के सारे जो पौधे थे वो लंबे ही थे, परंतु जब उन्होंने उन जो लंबे पौधे बने उनका संकरण करवाया, यहाँ पर उनकी बात यानी कि F2 पीढ़ी की बात पूछी जा रही है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1:1, बी 3:1, सी 1:2:1 और डी 1:3। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि मटर के जो पौधे थे, जब वहाँ पर उनका संकरण करवाया गया तो जो लंबे पौधों के जो गुण थे वो प्रभावी थे, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो हैं वो लंबे पौधे ज़्यादा आने वाले हैं और नाटे पौधे कम। तो यहाँ चारों ऑप्शन में से एक बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर लंबे पौधे जो हैं वो 3 गुना नाटे पौधों से ज़्यादा हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो 3:1 है। आपने इसको इस तरह से भी याद रखना है कि पता होना चाहिए, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में ना आए तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर 3:1। वैसे भी आपने चैप्टर में ये सब स्टडी किया है, यहाँ तो प्रैक्टिस के लिए MCQs आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3:1। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के द्विगुण संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? तो द्विगुण संकरण जो है वो अलग है, जहाँ पर 2 गुणों को देखा गया था और एकल में सिर्फ एक ही गुण को, लंबाई को देखा गया था। तो जब द्विगुणों को देखा गया यानी कि उनके कलर को और शेप को, तो मटर के पौधे जो हैं वो गोल हैं या झुर्रीदार हैं और उनके कलर्स देखे गए, तो जब उनको जो दूसरी पीढ़ी में उसका अनुपात जो है वो 9:3:3:1 आया। ये क्या चीज़ दर्शाती है? ए लक्षण स्वतंत्र नहीं होते, बी लक्षणों की वंशानुगति नहीं होती, सी लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति
होती है, और डी इनमें से कोई नहीं। साफ है, उत्तर हमारा सी है कि लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ? इसका आंसर आप पिछले प्रश्न में पढ़ ही चुके हो। यहाँ पर फिर भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 9:3:3:1 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है राइट सी, 9:3:3:1, 9:3:3:1। हमारा अगला प्रश्न है, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने किस बीज वाले मटर के पौधे को चुना? तो जैसे कि अभी आपको बता दिया गया है, द्विगुण में दो गुणों को स्टडी किया गया था, एक तो शेप और दूसरा कलर। शेप कौन सी, गोलाकार या झुर्रीदार है, और दूसरा कलर जो पीले हरे को स्टडी किया गया था। तो उन्होंने दो बीज तरह के बीज लिए थे, एक बीज गोलाकार और पीले थे और दूसरे बीज झुर्रीदार और हरे थे। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हुआ डी, ए और सी दोनों। मेंडल के प्रयोग में बड़ा टी, छोटा टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन है संकर नस्ल के बोने पौधे, संकर नस्ल के लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे या शुद्ध बोने पौधे। तो यहाँ पर जो शुद्ध लंबे पौधे हैं वो होते हैं, दोनों टी कैपिटल होंगे तो शुद्ध लंबे पौधे होंगे, दोनों टी स्मॉल होंगे तो शुद्ध बोने पौधे होंगे। एक बड़ा टी एक छोटा टी दिखाएगा कि संकर नस्ल के लंबे पौधे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो बड़ा टी है वो ये दर्शाता है टॉल, यानी कि जो लंबे पौधे के जो गुण हैं वो प्रभावी हैं। तो प्रभावी होने के कारण जो संकर नस्ल बनी वो लंबे पौधों की बनी, ना कि बोने पौधों की। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ बी, संकर नस्ल के लंबे पौधे। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में छोटा टी, स्मॉल टी क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण, बोनापन, अप्रभावी लक्षण, और बी और सी दोनों। देखिए, जब भी यहाँ पे स्मॉल की बात आएगी कभी भी वो प्रभावी लक्षण नहीं दिखाएगा। बोनापन हाँ ठीक है, और सी अप्रभावी लक्षण, हाँ छोटे का मतलब यहाँ पर अप्रभावी लक्षण ही है। इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बी और सी दोनों, यानी कि डी। इसी तरह से यदि यहाँ पर कैपिटल टी दिखाया जाता है तो कैपिटल टी जो है वो दो बातों को दिखाएगा, लंबापन को भी दिखाएगा और प्रभावी लक्षणों को भी दिखाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न यही आ गया कि कैपिटल टी क्या दर्शाता है मेंडल के प्रयोगों में? तो ए प्रभावी लक्षण, बी लंबाई, सी अप्रभावी लक्षण, और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हुआ डी, ए और बी दोनों, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है, प्रभावी लक्षणों को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे लंबे क्यों थे? लंबाई का लक्षण प्रभावी था, लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, बोनेपन का लक्षण अप्रभावी था, और डी, ए और सी दोनों। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब बड़ा टी लंबे पौधे, छोटा टी बोने पौधे का संकरण करवाया गया तो पौधे में जो है लंबे पौधे से कैपिटल टी आया और बोने पौधे से छोटा टी आ गया। तो बड़ा टी, छोटा टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो संकर नस्ल वाले लंबे पौधों को रिप्रेजेंट करता है। क्यों वहाँ पे लंबे पौधे आए? क्योंकि लंबाई का लक्षण एक तो प्रभावी था और दूसरी बात जो छोटा टी यानी कि बोनेपन का लक्षण अप्रभावी था। इसलिए हमारा जो उत्तर हुआ वो डी, ए और सी दोनों ही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि F1 वाले पौधे कैसे थे? अभी आपको बताया कि प्रथम संतति वाले जो पौधे थे वो सारे के सारे पौधे लंबे थे, क्योंकि एक लंबा पौधा, एक संकर पौधा यानी कि एक छोटा पौधा, तो बोना पौधा का जब संकरण करवाया गया तो जो लंबे पौधे वाले जो गुण थे वो प्रभावी होने की वजह से उसमें जो प्रथम संतति वाले जो पौधे बने वो सारे के सारे लंबे ही बने। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, लंबे पौधे।
पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यही है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? A XX, B XY, C दोनों या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है A XX। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या आनुवंशिकी? तो वो कहलाता है आनुवंशिकी। डी। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? ए जीन, बी क्रोमोसोम या गुणसूत्र, सी डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ए जीन। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण, बी आनुवांशिकता, सी जेनेटिक्स या अनुवांशिकी और डी उपयुक्त सभी नहीं। उपयुक्त सभी नहीं, इसको हम पैतृक गुण या आनुवांशिक गुण बोलते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से, माता पिता से उनकी संतानों में भी आ जाते हैं। यानी कि अगर माता पिता जो है, दादा दादी माता पिता काले हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उनके बच्चे भी काले होते हैं। निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? ए कैपिटल टी स्मॉल टी, बी स्मॉल टी कैपिटल टी, सी स्मॉल टी और डी कैपिटल टी। तो यहाँ पर बोने पौधे को सी स्मॉल टी दिखाता है, क्योंकि जो ए है उसमें बड़ा टी भी है, यानी कि बड़ा टी यानी कैपिटल टी यानी कि लंबेपन के लक्षण प्रभावी हैं, तो वो लंबे पौधे को दिखा रहा है। ए और बी दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ तक डी की बात है, डी भी लंबे पौधे को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लक्षण प्रभावी हैं। तो जो सी है स्मॉल टी यहाँ पर कोई भी जो लंबे पौधे का लक्षण प्रभावी नहीं है, इसलिए यह बोने पौधे को दर्शा रहा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।